चलो तो देखते हैं हम लोग इसमें मैप्स इन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये जो पहला टॉपिक आया है इसमें चाइना ने कुछ कमेंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स को। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स तो हर समय तो कोशिश करेगा ही चाइना का फ़ायदा उठाए, ताइवान का फ़ायदा उठाए। जानते हो ताइवान कितना पॉलिटिकल इश्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी, चाइना के लिए भी। ताइवान तो जानते हो कि हो क्या रहा है कि ताइवान ने क्या बोला, यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को बोला कोई तरह का बात होगा तुम्हारा बड़ा भाई है, देगा पैसा। और इसलिए तुम्हारा डील भी हुआ है, आर्म्स डील भी हुआ है, लगभग 1.3 बिलियन डॉलर समथिंग का आर्म्स डील हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है ताइवान को। देख रहा है अभी इसका सही वक्त है व्यापार को आगे बढ़ाने का, समझ लो ना, ये फुल स्ट्रेटेजी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देख लो यूनाइटेड स्टेट्स तो हमेशा से तुम्हारा रहा ही है ना, मामा सुगुनी का काम किया है उसने, उससे भी आगे। लो करो कोई बात नहीं है, रसिया को देखेंगे बाद में। देख रहे हो ना, देखो अब इस पे आ गया चाइना को गुस्सा। और चाइना भी तो कम तो है नहीं, तो चाइना क्या बोल रहा है कि ट्रेन हेडिंग टूवर्ड्स द डिरेलमेंट, यानी कि ट्रेन जो है जो निकला है अब गिर जाएगा। ऐसा कमेंट है, चाइना कमेंट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पे, क्योंकि चाइना भी कम थोड़ी है, चाइना भी बहुत चालाक है। तो देखो हुआ क्या, चाइना इज ऑल्सो सीरियसली कंसर्न with the issue as the president of Taiwan, Xi Ing-wen, going to meet the Speaker of United States House of Representative Kevin McCarthy in the United States। यानी कि अब जब ताइवान का जो सबसे हेड है, ताइवान के प्रेसिडेंट जो लेडी प्रेसिडेंट है, वो क्या है, वो जाने वाली है यूनाइटेड स्टेट, जाने वाली है, मिलने वाली है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से। तो इस चीज़ को लेकर खुन्नस हो गया चाइना को, समझ गए ना। और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वार्न करता है यूनाइटेड स्टेट्स को कि its hostile attitude was in danger of the soaring relation between the two countries and comparing the situation to a train heading towards the derailment। यानी कि इस तरह जो आप कर रहे हो, और कहीं कि चाइना तो हमेशा वन चाइना पॉलिसी मानता है, तुम कभी भी ताइवान को अलग कर ही नहीं सकते हो, ताइवान को अलग कंट्री के रूप में तुम स्वीकार ही नहीं कर सकते। यदि तुम डिप्लोमेटिक टाइज कर रहे हो ताइवान एज ए कंट्री, तो फिर ये चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बात समझे ना। तो मगर जिस हिसाब से वहाँ के प्रेसिडेंट को न्योता दिया गया कि आओ थोड़ा मिल लेते हैं, हम लोग गला मिल लेते हैं, तो इसे बुरा लगा। और फॉरेन मिनिस्टर ने कमेंट किया है कि अब इससे रिलेशन ख़राब होगा और ट्रेन अब पटरी से उतर जाएगा, यानी कि रिलेशन और ख़राब होने वाला है। इधर से भी बयानबाजी होता है, इधर से भी बयानबाजी होता है। आगे देखो, और इतना ही नहीं, अभी जो आर्म्स डील हुआ था उस पर भी मैंने बात कर दिया तुम। आगे देखो ईरान, देखो अब ये जानते हो ईरान में लगभग जो यूरेनियम 235 है 80% तक तुम्हारा इनरिच हो चुका है, बताए थे ना क्लास में सुबह। और बस 12 दिन बचा हुआ है एक न्यूक्लियर बम बनाने पे, समझे, न्यूक्लियर बम बनाने में बस उसको 12 दिन बचा है, क्योंकि यूरेनियम 235 वो 80% तक इनरिच कर लिया है। ठीक है, ये ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो उसके बाद ईरान मान गया, बोला कि ए शक है हम पे, चलो तुम लोग कैमरा लगाओ, चेक करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो फाडाओ फैसिलिटी है नीचे वहाँ पे है ना जी, ईरान में एक फैसिलिटी है फाडाओ फैसिलिटी कहते हैं, उसके अंदर तो काम हो ही रहा है, चल ही रहा है। तो देखो यहाँ पे आफ्टर ए विजिट टू ईरान, जो हेड है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, उसने कहा है कि ईरान एग्री हो गया और ये बोल रहा है कि ठीक है कैमरा लगाने के लिए देगा हमें, और इस हिसाब से जितने भी न्यूक्लियर साइट्स है उसको हम ठीक से चेक कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो IA जो चीफ है बाद में क्लैरिफाई किया इस बात को कि चीफ क्लैरिफाइड दैट द टर्म्स ऑफ दिस कंसेशन वुड हैव बीन वर्कड आउट इन द फ्यूचर नेगोशिएशन विद द रिजिम। यानी कि आने वाले समय में जो ईरान जिस बात पे डील किया है कि ठीक है हम वहाँ पे कैमरा लगाने के लिए अनुमति देते हैं, तो ठीक है इस पे काम होगा आगे भी। मैं ये चलो एक पक्ष का बात है, एक कोइन का एक हिस्सा है। दूसरा कोइन का हिस्सा वो भी है कि लगभग ईरान 80% तक अपना यूरेनियम इनरिचमेंट कर चुका है, 12 दिन ही बचा है। 12 दिन के बाद वो आराम से 100% तक यूरेनियम U-35 को इनरिच कर लेगा। और यही कारण है कि सेंट्रीफ्यूजेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे। बताए थे ना कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो U-238 होता है, और U-238 तुम्हारा उसको यदि 20% तक, 15 से 20% तक तुम यदि इनरिच करते हो तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए काम आता है। और यदि तुम 75, 80, 90 ले जाते हो तो फिर वो न्यूक्लियर में काम आएगा। और 100 ही इनरिच कर दोगे और यूरेनियम 235 बना दोगे तो बहुत भयंकर होगा वो। तो फिर तो एटॉमिक बम फूटा था।
हिरोशिमा नागासाकी में कौन सा बम फूटा था? एटॉमिक था, न्यूक्लियर नहीं था वो, नहीं सॉरी न्यूक्लियर एटॉमिक सेमी होता है, वो हाइड्रोजन नहीं था। हाइड्रोजन बम तो और तगड़ा है, जो कि परीक्षण किया था ये बुड़बक के नॉर्थ कोरिया ने, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन बम तो न्यूक्लियर बम से भी आगे का चीज़ है। आगे देखो ये अनदर इश्यू कंसर्निंग द इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्शन। अब ट्रूडो देखो, ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, ये पता नहीं ये प्राइम मिनिस्टर है या है भी नहीं, कोई इज्जत नहीं है इस आदमी का। किसी भी इंटरनेशनल फोरम में ये पहुँचते, इसको सीधा कर दो, किसी भी इंटरनेशनल फोरम में पहुँचता है ना, इसका बेइज्जती हो जाता है तुरंत, समझ लो। राहुल गांधी की तरह है ये भी, लिटरली बता रहे हैं हम, इंटरनेशनल कोई हाथ ही नहीं मिलाता है इससे। जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, ये छोटे छोटे वीडियो इसका वो निकलते रहता है, वायरल होते रहता है, तो अब वो हाथ मिलाने देगा, वो घूम जाएगा उधर, उसके साथ हाथ मिला रहा है, देखे हो ना। और एक नहीं, ऐसा बहुत सारा है। मोदी जी को बोला, मोदी जी चल जाएगा उधर बाइडन से मिल, क्योंकि बाइडन बुला रहा है मोदी जी को, तो बेइज्जती होता है इंटरनेशनल। और इतना ही नहीं, इनका अपना पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पे भी बेइज्जती होता है, फिर भी ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है, ये भी एक गजब बात है, समझे। और ये भी पॉलिटिक्स खेलता है खालिस्तान वाला। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हर कंट्री मतलब अभी जो कंट्री क्या है कि कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है तो किसी का असर होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जब डोनाल्ड ट्रंप जीता था तो उस समय उस पर आरोप लगा था ना कि रसिया हेल्प किया उसको जीतने में। सिमिलरली कनाडा में भी यही हुआ कि कनाडा में जब 2019 और 21 में जब इलेक्शंस हुए तो उस समय भी आरोप लगा है कि चाइना ने, समझे, चाइना ने मदद किया है ट्रूडो को इलेक्शन जिताने में। तो अब ट्रूडो फाइनली मान गया, अभी तो प्राइम मिनिस्टर वो मान गया, ठीक है एक कमेटी बना देते हैं हम। देखो अब ये कंट्री, चलो ट्रूडो बेकार है जो भी है, मैं इसे सीखने वाली बात है ना कि ये तैयार है, कमेटी भी बनाने के लिए तैयार है कि तुम हम पे चेक कर सकते हो कि धांधलीबाजी हुआ था कि नहीं हुआ था। ये इंडिया को सीखने वाला चीज़ है। इंडिया में पेगासस कितना बड़ा इशू हुआ, फिर उसमें कोई काम नहीं हुआ, अभी तक रिपोर्ट बना ही रहा है पेगासस का। तो यहाँ पे देख लो, कनाडा प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सेड दैट ही वुड अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट स्पेशल रिपोर्टर यानी कमिटी टू इन्वेस्टिगेट क्लेम्स दैट चाइना हैड अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस द फेडरल इलेक्शन इन 2019 एंड 2021। जो भी क्लेम किया था कि चाइना ने इन्फ्लुएंस किया था और ट्रूडो जीता था इस वजह से, उसके लिए हम कमेटी बनाने के लिए रेडी हैं। इससे क्या होगा, लोगों के बीच में अच्छा मैसेज जाएगा। द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ बीन अंडर प्रेशर टू टेक मोर सीरियसली रिपोर्ट दैट चाइना हैड ट्राई टू हेल्प हिज लिबरल पार्टी। बहुत प्रेशर में आ गया, पूरा लोग ही वहाँ बोल रहा है कि अरे भाई तुमको हेल्प किया है, तुम लिबरल पार्टी का मेंबर है, तुमको बहुत हेल्प किया है, तुमको जिताया है। तो ही कंटेंट्स दैट द इंटरफेरेंस डिड नॉट अफेक्ट द इलेक्शन। बोला कि इंटरफेयर ऐसा नहीं किया, इंटरफेयर हम इलेक्शन में कुछ नहीं किया। अरे तुमको विश्वास नहीं तो चलो कमेटी बना देते हैं, समझ, यानी कि कॉन्फिडेंस, लोग का कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए किया जा रहा है। समझ गए ना बिहाइंड द क्या चल रहा था तुम्हारा, सॉरी अक्रॉस द वर्ल्ड क्या चल रहा था, तो हम लोगों ने समझ लिया मैप के थ्रू। अब थोड़ा बिहाइंड द कर्टन देखते हैं। अब जानते हो ये नाटू वाला तुम लोग जान रहे हो, है ना। तो कितना खुशी की बात है भारत के लिए। और भारत में एक तुम्हारा जो शॉर्ट, तुम भारत 2 जीता है ऑस्कर, पता है ना तुम लोग को। एक तो नाटू और दूसरा कौन सा है, शॉर्ट फिल्म, हाँ विस्पर वो भी जीता है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। और ये भी गर्व की बात है भारत के लिए, ठीक है ना। और इससे पहले भारतीय कौन सा फिल्म था, जय हो जीता था, ठीक है, वो भी लिखा गया है। हाँ स्लमडॉग, वो ब्रिटिश डायरेक्टर था, उसका सॉन्ग को मिला था। देखो ब्रिटिश डायरेक्टर है तो ऑस्कर तो बहुत पहले से फिक्स है उसका। और हाँ जय हो को मिला था, तभी तो जाके तुम्हारा ये क्या नाम है, AR रहमान बहुत फेमस हो गया था, पहले से फेमस था और फेमस हो गया था। यहाँ पे समझो, यहाँ देखो इतना ही बात नहीं है। ऑस्कर में चलो 2 ऑस्कर भारत लाया है। मलेशिया की जो एक गर्ल थी एक्ट्रेस, उसको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। तो इसका मतलब क्या कि आप ऑस्कर तक एशिया भी बहुत अच्छे से पहुंच रहा है, ये मैसेज जाता है, समझे। बाकी वहाँ देख सकते हो तुम बेस्ट पिक्चर, ये दुनिया भर का चीज़ देख सकते हो। आगे देखो, यहाँ पे देखो कि आखिर ऑस्कर के लिए कौन सा हमारा मूवीज सब नॉमिनेट हुआ था। तो देखो यहाँ पे मदर इंडिया नॉमिनेट हुआ था बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में उस समय 1957 में, देख रहे हो ना। और भी बहुत सारे, लगान भी हुआ था 2001, ठीक है। और AR रहमान का बहुत सारा गाना हुआ था एंड सो ऑन, देख सकते हो। उसके बाद नीचे देखो, नीचे तुमको दिख जाएगा बहुत सारा, ठीक है, जितने भी अवार्डी है सब जो जिनको मिला है ऑस्कर अवार्ड, नीचे वाले जो इंडियन सब है। हाँ गुलजार साहब को भी मिला है, जे हो उन्होंने ही लिखा था। अब देखते हैं बिहाइंड द कर्टन। हाँ आगे का देखो, ये तुम्हारा हो गया ना स्टूडेंट,
हाँ, बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब दूसरा देखते हैं हम लोग 72। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निसार है। निसार का मतलब क्या है? नासा इसरो स्पेस एपर्चर रडार। ये किस लिए? देखो इसमें 2 बैंड यूज होता है, तुमको तो बढ़िया समझना होगा, एल बैंड और एस बैंड, 2 बैंड यूज होता है। और इसमें पूरा प्रयास है कि जो अर्थ का लो स्पेस स्टेशन, लो अर्थ स्पेस होता है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, और ऊपर वाला भी 3600 जो किलोमीटर ऊपर है वो क्या है तुम्हारा, है ना, वो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, और नीचे लो अर्थ ऑर्बिट। ये क्या है कि ये जो सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाके इन्फॉर्मेशन देगा, समझे? तो वो देखो यहाँ पे किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर मैपिंग लैंड से रिलेटेड देगा ये। तो ये ज्वाइंट प्रयास है दोनों इसरो और नासा का। देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स हैंडेड ओवर निसार एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो टू इंडिया। इंडिया को दिया है, और ये कहाँ पे प्लेस होगा तुम्हारा? लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड होगा। और निसार विल बी यूज्ड बाय इसरो, किस पर्पज से यूज करेगा स्टूडेंट? एग्रीकल्चर मैपिंग के पर्पज से यूज करेगा। और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, बहुत सारा एरियाज है जो हिल एरियाज से लैंडस्लाइड आ जाते हैं, यदि पहले ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कैजुअलिटी कम होगा, समझ गए ना? इसके लिए बट इंपॉर्टेंट है कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। 2 बैंड होते हैं इसमें, एल बैंड और एस बैंड, पता कर लेना इसके बारे में। एसबीआई देखो, एसबीआई 81 बॉन्ड को जारी कर दिया है। एसबीआई जानते हो, इट इज टू बिग टू फेल। एसबीआई कहा जाता है ना डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली बैंक्स है, ये इतना बड़ा है कि फेल ही नहीं कर सकता, यदि फेल कर गया तो पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। ये हम लोग किए थे ना, उसमें टर्म्स में किए थे ना, नहीं किए थे तो कोई बात नहीं, रेफरेंस लेकर पढ़ो इसको ठीक से। हमारा जो अभी तक का एसबीआई ने सबसे ज़्यादा कह सकते हो नेशनल लार्जेस्ट लेंडर स्टेट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लैंड करने वाला हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, उसने एडिशनल टायर 1 बॉन्ड को जारी करके लगभग 3700 करोड़ का मोबिलाइज किया है। क्यों? आखिर एसबीआई को मोबिलाइजेशन की क्यों जरूरत है? देखो एसबीआई पे सब टिका हुआ है, बाकी बैंक भी टिका हुआ है, इंडस्ट्री टिका हुआ, इकोनॉमी टिका हुआ है। तो कैपिटल एडिक्वेसी भी नाम का कोई चीज़ होता है ना? 9 + 2.5 किसके लिए? बफर के लिए, और 9 तुम्हारा इसके लिए। हालांकि बेसल नॉर्म्स के हिसाब से बोला जाता है कि 8 तक रख लो, हम 9 रखते हैं। याद है ना सभी चीज़ को? तो यहाँ पे देखो एज पर द एसबीआई एडिशनल टायर 81 बॉन्ड का मतलब क्या? परपेचुअल होता है। परपेचुअल मतलब कंटिन्यू रहेगा और कभी भी इन्वोक कर लिया जाए, कभी भी हटाया जा सकता है। बट इस पे बहुत ही रिस्की बॉन्ड है। याद है ना यस बैंक के साथ क्या हुआ था? बॉम्बे हाई कोर्ट किस तरह गए थे। अब ये परपेचुअल बॉन्ड है, तो परपेचुअल बॉन्ड का मतलब क्या? रिस्की बॉन्ड है। जब रिस्की बॉन्ड है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। नॉर्मल बॉन्ड में 6% 7%, इसमें देखो 8.3%, समझ गए ना? और ये जो मनी रेज किया है स्टूडेंट अपने कैपिटल एडुकेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए किया है, क्योंकि कैपिटल एडुकेसी कितना आरबीआई कितना बोलता है? 9 + 2.5 यानी कि 11.5% होना चाहिए, यानी अपना मनी उतना होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडुकेसी रेशियो। बताए देना, यदि बैंक में 100 रुपया का बैंक व्यापार कर रहा है तो बैंक के पास कम से कम 9 रुपया या फिर 11 रुपया अपना होना चाहिए उसका। और अभी इंडिया में देखो, इंडिया का स्थिति बहुत अच्छा है। इंडिया में कितना है अपना पैसा? लगभग 15 से 16 रुपया है। ये सब आंकड़ा याद रहना जरूरी है, पिछले बार सर्वे में हम लोग किए थे, ठीक है? देखो वो कूपन रेट मतलब वही है तुम्हारा इंटरेस्ट। तो एज पर मैं पढ़ देता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। एज पर द एसबीआई दिस इज द 3rd बेसल 3 कंप्लाइंट एडिशनल टायर 1 बॉन्ड सेल एंड द लेटेस्ट इशू वाज क्लोज एट अ कूपन रेट कितना? 8.3 कूपन रेट दिया गया, इंटरेस्ट रेट। समझ में आ रहा है ना? किसी समझ में नहीं आया तो बोलना। और जो मनी रेस किया जाएगा उससे कैपिटल एडुकेसी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, और ये बिल्कुल आरबीआई गाइडलाइंस के साथ साथ चल रहा है। ये देखो, ये भी समझ लो, इंडिया अभी भी वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट में आता है। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है भारत, बहुत ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। हालांकि पहले कंपेयर में कम हुआ है हमारा अपना, बट अभी भी हम फर्स्ट ही है। यानी कि पहले भी बहुत मंगवाते थे और अभी उससे कम मंगवा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मंगवाने वाले कंट्री है आर्म्स को। देखो वहाँ पे क्या बताया गया है, 2018 से लेकर 22 तक का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमने आर्म्स को क्या किया है? इम्पोर्ट किया है अपने कंट्री में। हाउएवर 11% ड्रॉप है, क्योंकि 2013 और 17 में इससे भी ज़्यादा मंगवाए थे, उसके कंपेरिजन में 11% कम हुआ है अभी। और देखो रसिया का इंपोर्ट कम हुआ है। पहले 64% हम आर्म्स मंगवाते थे रसिया से, और अभी कितना मंगवा रहे हैं हम लोग? 45%, तो ड्रॉप हुआ है। और जो सेकेंड जो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर के रूप में कंट्री को उभरा है वो
फ्रांस से। फ्रांस से तो बताओ जल्दी से, राफेल है ना, राफेल जानते हो ना, जिसके वजह से संसद में क्या हुआ था पता है तुम लोग को? जान ही रहे हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था उस समय। 75 देखो यहाँ पे, लिंकिंग ऑफ वोटर आईडी विद आधार कार्ड। ठीक है, ये बोला गया कि आपका यदि वोटर आईडी है और आधार कार्ड है, लिंक कर दो। ठीक है, दोनों लिंक कर दो, बट कंपलसरी नहीं है। देखो यहाँ पे, लिंकिंग ऑफ वोटर आईडी विद आधार थ्रू द 6B is as a result of election laws act 2001 to allow the linking। यानी कि इसके लिए जो इलेक्शन लॉज है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा, और अमेंडमेंट करके अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से भी आप लिंक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, इस बार मैंने अपने फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज किया है इस बार, तो मेरा नहीं आया था वोटर आईडी, मैं आधार कार्ड को दिखा के मैं चला गया हूँ। तो बिल्कुल यू कैन डू इट, ऐसा हो सकता है। वाइल द इलेक्शन कमीशन मैकेनिज्म डैट द लिंक इज ऑप्शनल, इसमें बोला कि आप लिंक ऑप्शनल है, मगर फॉर्म 6B में ये बताया गया है कि यदि किसी के पास आधार कार्ड है तो लिंक करना बेटर है। कंपलसरी नहीं है, बट है तो आप लिंक कर लीजिए, बेटर है। इससे फायदा ही होगा, और प्लस थोड़ा प्राइवेसी को लेकर कंसर्न तो रहेगा, प्राइवेसी को लेकर कंसर्न रहता है आधार में। आगे देखो, हाँ देखा ये आ गया ना, सेम सेक्स मैरिज रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब देखो, तुम लोग जानते हो कि पुट्टा स्वामी जजमेंट हुआ है ना 2019 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया, राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। बड़ी बात, बहुत बड़ा जजमेंट है ये अपने आप में। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने थे। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर होमोसेक्सुअलिटी वाला मैटर, कि एक लड़का शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता, एक लड़की की शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये मैटर बहुत दिन से चल रहा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कर सकता है। बहुत बड़ा बात, सुनने में तुम लोग को अजीब लग रहा होगा, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश का जो रूल था, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड जो 1860 का है, सेक्शन 377, उसके अंतर्गत ये बताया गया स्टूडेंट कि यदि सेम सेक्स मैरिज होता है या सेम सेक्स इंटरकोर्स होता है तो वो नेचर के खिलाफ है और वो पनिशमेंट के हकदार है। और उसमें 2 प्रोविजन है, बढ़िया सुनना ये चीज़। स्टूडेंट को लगता है कि सेक्शन 377 पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उसमें 2 प्रोविजन था, एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी था। यदि ह्यूमन बीइंग एनिमल के साथ इंटरकोर्स करता है तो वो भी गलत माना जाएगा, वो भी पनिशमेंट होगा। समझ गए ना? तो अब यहाँ पे तो सेक्शन 377 पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया, उसका एक क्लॉज को खत्म किया गया है। मैं कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में पूरा सेक्शन 377 को ही खत्म करने का बात किया गया, ऐसा नहीं है। एक क्लॉज को, जहाँ पे सेम सेक्स तुम्हारा अलाउ पहले नहीं था, उसको अलाउ कर दिया गया, बट अब भी रिस्ट्रिक्टेड है। एक इंसान तुम्हारा यानी कि ह्यूमन बीइंग एनिमल के साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकता। दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अभी भी स्टिल है सेक्शन 377 में। तो पहला वाला क्लॉज को हटाया है। समझ गए ना? अब देखो, मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कैसे हुआ। तो तहलका मच गया भारत में, सेम। तो भारत तो स्वीकार ही नहीं करेगा इस चीज़ को। हमारा कल्चर एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, देख रहे हो है ना? क्योंकि ऐसा यदि एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करेगा, लड़का शादी करेगा, लड़की शादी करे, तो जो हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उस पर बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा। तो अब देखो, भारत सरकार का एफिडेविट, भारत सरकार ने एफिडेविट फाइल किया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि देखिए आपने डीक्रिमिनलाइज किया है। तो डीक्रिमिनलाइज का मतलब लीगलाइज तो नहीं होता है। अब बात समझना, आपने डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी कि अब क्रिमिनल नहीं माना जाएगा इस चीज़ को। यदि एक लड़का के साथ शादी करेगा, एक लड़की के साथ शादी करेगी, तो अब वो डीक्रिमिनलाइज, यानी कि उससे आपका पनिशमेंट नहीं होगा। इसका मतलब लीगलाइज भी तो नहीं हुआ। और हम पूरा विरोध करते हैं इस चीज़ को लेके, एफिडेविट कर दिया। भारत सरकार विरोध करता है, ये पक्ष है भारत सरकार का डायरेक्ट एफिडेविट में। तो ये मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एफिडेविट देखा, तो बोला ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे 5 जज के। और वो पावर कहाँ से मिलता है सुप्रीम कोर्ट को? आर्टिकल 145 से। आर्टिकल 145 जो भारत के संविधान में आर्टिकल है, वहाँ से पावर डिराइव करके, और वो कब डिराइव किया जाता है? जब कोई बात इक्वलिटी पे बात हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई इशू हो, तो उस समय आर्टिकल 145 को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का स्थापना कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का स्थापना का मतलब ही कि 5 से अधिक जजेस होंगे, मिनिमम जज 5 होने चाहिए। समझ गए ना? तो ये है तुम्हारा। और अभी अप्रैल 18 तारीख के बाद हेयरिंग शुरू हो जाएगा इस पे, और जो हेयरिंग होगा वो भी ओपन हेयरिंग होगा, हर कोई देख सकता है, टेलीकास्ट चलेगा उसका। तो
मामला बहुत बड़ा है स्टूडेंट, समझ गए ना। 50 नंबर देखो, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, जानते हो तुम लोग, बता चुके हैं क्लास में। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं है। वो लॉन्ग टर्म वो बॉन्ड में दे दिया था, यूएस का जो ट्रेजरी है उसमें डाल दिया था, और उसका क्या हुआ जानते हो, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बॉन्ड का प्राइस घट गया, उसको कुछ नहीं मिला। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो भी लोन था वो डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ। इसका लोन केवल बना ही था बैंक पूरा किसको देने के लिए, स्टार्टअप को देने के लिए। जितना डाइवर्सिफाइड होता है उतना बेटर है, समझ गए। ये सब रीजन है। बट इससे मुझे याद आ रहा है 2008 का सब प्राइम क्राइसिस कब आया था, टैपर टेंडम हुआ 2013-14 में, जानते हो। उससे पहले सब प्राइम क्राइसिस जिसकी वजह से ग्लोबल क्राइसिस आया था, हाँ 2008 का है वो। सब प्राइम क्राइसिस क्या होता है देखो, ये समझ लो, जब ये देख रहे थे तो वो भी आ गया था। सब प्राइम क्राइसिस देखो, उसमें क्या हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स में ना, देखो क्राइसिस आता कैसे, यूनाइटेड स्टेट्स में लोन देना शुरू कर दिया, यानी कि अब हमारा कोलेट्रल है 10 लाख का, लेट से ये मैं 10 लाख को दिखा के 20 लाख ले रहा है पैसा। जब वो 20 लाख नहीं दिया तो जाके देखे तो उसका जमीन कितने का है, कोलेट्रल कितना हो, पता था 10 ही लाख का है, 5 ही लाख का है, और हम तो 20 लाख लोन दे दिए। ये क्योस में पूरी तरीके से असर पड़ गया था पूरा वर्ल्ड को। तो उसी क्राइसिस को सब प्राइम क्राइसिस कहा जाता है, जो कि बाद में जाकर बहुत बड़ा लेवल लिया। दैट इज द रीजन फॉर द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ 2008। स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स से, देखो ग्रेट डिप्रेशन में यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ था, जो पूरा दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। समझ गए ना ये चीज़, सिलिकॉन वैली बैंक। आगे देखो, अच्छा ये बताओ, अभी तक भारत सरकार ने लगभग 10 ईयर्स में क्या क्या प्रयास किए हैं ब्लैक मनी को रिड्यूस करने के लिए। तो बहुत प्रयास हुआ है। 2015 में मोदी जी ने ब्लैक मनी एक्ट बनाया था। उसके अंतर्गत बोला गया था कि यदि बाहर तुम्हारा कुछ एसेट है, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज करो और इनकम टैक्स के अंदर आ जाओ। यदि डिस्क्लोज नहीं करोगे तो 30% तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगा। एक ये है। उसका नोटबंदी लाए मोदी जी, फिर जीएसटी लाए, समझ लो ना। जीएसटी इसलिए लाए ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट और बेहतरीन हो, मिले, एमएसएमई को भी मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार, उसको भी मिले। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बहुत सारा ट्रीटी साइन हुआ हमारा, समझे। उसके बाद और भी हुआ तुम्हारा, जैसे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा था, उसको लेके भी काम हुआ है। तो बहुत सारा काम हुआ है। हाँ, जो ब्लैक मनी है वो इंडिया में अभी तक तो वैसा तो नहीं आया है, मैं इनडायरेक्टली मदद किया इकोनॉमी को ग्रो करने में, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट। 52 देखो, चलो चाइना, देखो इसमें पूरा ब्रैकेट छोड़ दिया है तुम लोग के लिए। चाइना के बारे में बताओ, तो मैं चाइना को मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा। बाकी सब जानते हो, साउथ चाइना सी, ये वो दुनिया भर का चीज़ तो तुम लोग जानते हो। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। चाइना देखो, चाइना में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक मकाओ है, एक हांगकांग है। हांगकांग यूनाइटेड किंगडम ने दिया था चाइना को 1997 में, और बोला था कि 50 साल तक हांगकांग इंजॉय करेगा, है ना, और 50 साल के लिए दिया था, 50 ईयर्स के लिए, ठीक है, जो कि अभी खत्म होगा, अभी नहीं है, कुछ दिन में। मैं चाइना अभी दबदबा दिखा रहा है कि नो, हम हांगकांग को लेके रहेंगे, क्योंकि यूके ने हैंड ओवर किया था हांगकांग को चाइना को, और बोला कि 50 साल लीज, यानी कि 50 साल बाद ही आपका कंप्लीट हो पाएगा। अभी जो व्यवस्था लिबरल डेमोक्रेसी है वो व्यवस्था कायम रहे। तो देखो हांगकांग में क्या हुआ था 1-1.5 साल पहले, जानते हो तुम लोग, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये हो गया मकाओ और हांगकांग, 2। मकाओ बहुत शांत है, मकाओ में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मकाओ भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर था ना, तो उसी तरह है ये भी। और ताइवान का क्या इशू है तुम लोग जानते हो। और एक ऊपर वाला जो प्रोविंस है जो कश्मीर के साथ सटता है, दैट इज जिनजियांग प्रोविंस, वहाँ पे उइगर मुस्लिम को टारगेट किया था, तुम लोग जानते हो। उसके बाद चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चाइना देखो साउथ चाइना सी में दबदबा करता है हर समय, है ना, हर समय रहता है, अपने ही पिक पे रहता है, और जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको भी ठीक से फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और ढेर सारा चीज़ डाल सकते हो इसके अंदर, पर्ल ऑफ फिस्टिंग पॉलिसी, क्रू कैनाल बनाने के बाद, एंड सो ऑन। हाँ, सेंकाकू आइलैंड, बिल्कुल जापान और इसका है, ठीक है, समझ गए ना। ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका। देखो जितने भी इन्वेस्टर हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसको आधार कार्ड के साथ, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा 31 मार्च तक। ये उसके लिए है, समझे ना, सेबी का गाइडलाइंस। देखो, इन्वेस्टर मस्ट लिंक पैन टू आधार बाय 31 मार्च, समझ गए ना इन्वेस्टर। तो जो सेबी है, जानते हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है,
मतलब शेयर मार्केट को रेगुलेट, कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट सेम ही है, इसलिए जितने भी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट जितने भी है, सबको बोला है कि बाबू वैलिड KYC ले लो सबका, नो योर कस्टमर ID ले लो सबका, ताकि यहाँ पे धांधलीबाजी ना हो। कई लोग धांधलीबाजी करके कमा रहे हैं इधर उधर, इसलिए सबका तुम क्या करो, पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक कर दो। आधार कार्ड के साथ लिंक कर दोगे तो पता चल जाएगा आदमी कौन है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। समझ गए ना? तो पैन इज द की इंडिकेशन नंबर। जानते हो पैन का मतलब क्या है? पैन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये भी तुम्हारा नो योर कस्टमर ID का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा होगा, ट्रैकिंग करने में फ़ायदा होता है, और आधार कार्ड के साथ लिंक हो गया तो और अच्छे से ट्रैक हो जाएगा। जितने भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ है, जितने भी शेयर मार्केट में जो भी आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो भी है, और जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है तुम्हारा जो शेयर मार्केट के अंदर आएगा, सभी को इंश्योर करना है कि नो योर कस्टमर ID जारी हो जाए, जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए। ऑल द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर, सभी को पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड के साथ लिंक करना है 30 मार्च से पहले। ठीक है, यदि नहीं करता है तो फिर वहाँ पे शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सिंपल, समझ गए ना? द मार्केट रेगुलेटर सेड दैट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेक इट मैंडेटरी फॉर द एवरी पर्सन। इसमें देखो, इसमें बोला है मार्केट रेगुलेटर, यानी कि सेबी ने कहा है ये चीज़ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के आधार पर देखा जाए तो हर एक पर्सन को पैन कार्ड से उसको करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, मतलब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके उसको जो हक मिलना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का तभी मिल सकता है। यानी कंपलसरी हो गया, इन्वेस्टर के लिए कंपलसरी हो गया। हमारे और तुम्हारे जैसे लोग के लिए कंपलसरी है क्या? तो क्योंकि ये इशू हो ही रहा था, तुम्हारे और मेरे जैसे आदमी के लिए तो नहीं है, अभी तक तो नहीं सुने हम। ठीक है, कल पूछ रहे थे तुम हमको आधार कार्ड, उसी के बारे में बता रहे हैं, वही इन्वेस्टर्स के लिए है। हम सुने थे कि हर आदमी को करना है ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बारे में हम अभी ढूंढे नहीं है वो चीज़ सब, बस हम भी खाली सुने हैं। अब कितना सही है, कितना कंपलसरी है, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा हमको। 61 देखो, इंटरेस्ट यहाँ पे ध्यान दो, चैट GPT देखो, युग है अपना अपना। एक समय में मोजिला फायरफॉक्स सबसे आगे था, अभी गूगल का एरा है, मगर चैट GPT उड़ा देगा फिर पकड़ के सबको। अभी अर्ली स्टेज में है, तो आने वाले समय में ना जो ओपन AI है जिसने चैट GPT को बनाया है, जानते हो ना, ओपन AI, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने चैट GPT को डिजाइन किया, बनाया है, आने वाले समय में बहुत बड़ा टॉप कंटेनर रहेगा ये गूगल का। और जानते हो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत इन्वेस्ट भी कर दिया ओपन AI में। और माइक्रोसॉफ्ट जानते हो विंडोज़ के लिए सबसे फेमस है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। विंडोज 7 देखो, 8 देखो, 14 देखो, जितना भी देखो सब माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल कर देगा ये चैट GPT, तब क्या करेगा गूगल? तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला आने वाले समय में। और इसी कंपटीशन से तो मोजिला फायरफॉक्स पीछे गया था। हम लोग जब बच्चे थे ना बाबू, प्रोजेक्ट जब बनाने होता था ना, तो हम लोग मोजिला फायरफॉक्स खोलते थे, और उसमें और भी एक दो था तुम्हारा सर्च इंजन, हाँ बहुत अच्छा, याहू था, याहू और मोजिला फायरफॉक्स। अभी देखो सिंगल हैंडेडली गूगल ने ले लिया पूरा मार्केट को। सब ये सर्च इंजन है जहाँ से इन्फॉर्मेशन तुम निकालना चाहते हो। और सर्च इंजन जानते हो कि एडवर्टीजमेंट कितना कमाता है, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिजिटल है, और डिजिटल का हेडक्वार्टर होता नहीं है। हेडक्वार्टर होता नहीं है तो धांधलीबाजी करेगा पैसा को लेके, और इनकम टैक्स के अंदर आता नहीं है, तो इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी लगाने का बात किया गया था इस पर। तो प्रॉब्लम है। देखो यहाँ एडवेंट ऑफ चैट GPT heralds an interesting battle between the two dominant big tech firms गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। जैसे चैट GPT आ गया तो यहाँ से एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का, मगर दो अलग अलग है ये। गूगल तुम्हारा सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हो ना? कंप्यूटर और तुम्हारे बीच में कैसे वार्तालाप होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल है सब, देखो गूगल का मार्केट देखो 90% सर्च इंजन गूगल से ही होता है, उससे भी ज़्यादा है इनफैक्ट। गूगल हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 90% इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन, एंड माइक्रोसॉफ्ट भी डोमिनेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका भी 74-75% है। तो डोमिनेंट प्लेयर है दोनों अपने अपने जगह का। अब जैसे कि जानते हो तुम लोग, ओपन AI ने, हाँ ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, चैट GPT को क्रिएट किया। अब चैट GPT में इन्वेस्टमेंट है माइक्रोसॉफ्ट का, तो जब चैट GPT में माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर सी बात है चैट GPT को तो करेगा प्रमोट माइक्रोसॉफ्ट, इनबिल्ड कर देगा वो। तो देखो यहाँ पे कैसे करेगा, और इसलिए वो अपना ही एक सर्च इंजन लेके आने वाला है, दैट इज कॉल्ड बिंग। अब तुम आने वाले समय बोलोगे ए बिंग से खोज लो ना, तुम लोग बोलते हो ना गूगल से खोज लो, क्या बोलोगे? बिंग से खोज लो। हाँ समझ गए ना ये चीज़? देखो यहाँ पे तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस दैट द माइक्रोसॉफ्ट नाउ ब्लेंडेड चैट GPT। अब वो चैट GPT को अपने जो सर्च इंजन है
बीन में वो डाल देगा। एंड दस द इंटरनेट सर्च इंजन मार्केट इज सेट फॉर द फर्स्ट कंसिक्वेंस स्कोप, यानी कि ये 2 डिकेड में पहली बार इस लेवल में फिर फाइट होने वाला है दोनों के बीच में। किसके बीच में? गूगल और बिंग के बीच में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रमोटर बिंग के बीच में। क्रोम भी तो अलग है ना, सर्च इंजन एक ही है, गूगल क्रोम एक ही, उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। देखो यहाँ पे समझना होगा 2 फीचर्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। ये देखो यहाँ पे दैट 2 फीचर्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी दैट अलाउज अ हैंडफुल ऑफ फार्म्स टू बिकम डोमिनेंट। देखो 2 चीज़ ऐसा है जिसके वजह से ना कोई डोमिनेंट प्लेयर बन जाता है यहाँ पे। पहला क्या चीज़ है? नेटवर्क इफेक्ट, यानी कि कितना सब्सक्राइबर है, कितना यूज़र है। देखो अब हर कोई बोल रहा है गूगल जाओ ना देख लो ना, तो गूगल का यूज़र बढ़ जाएगा। जैसे गूगल का यूज़र बढ़ जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा वो सर्च इंजन। तो पहला क्या है तुम्हारा? नेटवर्क इफेक्ट, वेयर एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर इनहांसेस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जितना यूजर जुड़ेगा उतना ही बेहतरीन होगा। देखो ये चीज़ तो सब पे लागू होता है। हमारे क्लास में जितना स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा उतना ही मेरा वैल्यू बढ़ेगा। फेसबुक में जितना ही लोग जाएगा उतना ही फेसबुक का वैल्यू बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं है? दूसरा देखो सेकंड क्या है? एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप है, वेयर एफिशिएंसीज कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ यूसेज। इन कॉन्ट्रास्ट डोमिनेंस इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कम्स फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ स्केल और वॉल्यूम। अब देखो ये इतना कुछ बोल दिया गया है तुम लोग को। ऐसे आमतौर पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में क्या होता है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, यानी कि पहले जो आप 10 बना रहे हो आप 50 बना रहे हो और मार्केट क्रिएट कर रहे हो। इसमें अलग है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें इंटीग्रेट कर दिया चैट जीपीटी, इस वजह से बिंग भी बहुत चलने लगा। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। क्या स्कोप है? कैसे बढ़े? दूसरा तरीका से इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? पहले 10 सामान बन रहे तो उसको 20 कर दिए और मार्केट बड़ा बन गया। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है वो स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि बिंग तो पहले से माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें हम क्या कर दिए? चैट जीपीटी को डाल दिए और ये राइवल पावर बन गया। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जैसे विंडोज होगा वहाँ पे रहेगा बिंग रहेगा, बिंग के अंदर चैट जीपीटी है, यूज़ करो बढ़िया से बैठ के, तुमको और अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, गूगल से बेहतर मिलेगा तुमको। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। मगर ट्रेडिशनल तरीके से बहुत अलग है ये। तो हाउ डज इट बेनिफिट माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट कैसे बेनिफिट देगा ये? माइक्रोसॉफ्ट विल सीक to leverage network effects as the artificial intelligence facility will be freely available on its search engine। देखो इसके सर्च इंजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजीली अवेलेबल है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजीली अवेलेबल है तो कुछ भी काम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो, तो उनको पढ़ाया गया है। एआई का तो बहुत बड़ा रोल है ना? बोलने से होता है, गूगल में आता है कि नहीं? तो बोलने से होता है, प्रचार करता है ना, सेम तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे क्या हुआ कि जो क्वायरीज है सर्च को लेके और बढ़ जाएगा और ट्रैफिक और बढ़ते चला जाएगा और यूजर जुड़ते चला जाएगा। समझे ना? नंबर 1, क्योंकि उसके पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फैसिलिटी है। इन एडिशन द कैपेबिलिटी ऑफ दिस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी यूज्ड अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स है सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा। और जैसे ही तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो भी पहले का जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी वो और बेहतर होते चला जाएगा और डोमिनेट होते चला जाएगा। आप देखते हो ना ई-कॉमर्स साइट, सुनील, आर यू गेटिंग मी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? In addition, the capability of this generative artificial intelligence. What is the meaning of generative artificial intelligence? क्या होता है generative artificial intelligence का मतलब? That which can produce many things. Artificial intelligence से क्या नहीं होता है? इतना कुछ होता है जितना तो हमें पता भी नहीं है। आने वाले समय में इसका स्कोप तो और बढ़ते चला जाएगा। Because of the capability of artificial intelligence to generate many things, इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारा प्रोडक्ट है और सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहाल कर दिया जाएगा। जब बहाल कर दिया जाएगा, एक तो ऑलरेडी तुम्हारा ये कंपनी डोमिनेंट है, तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, जो इसका स्कोप होगा, जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल होगा, जो इकोनॉमिक ऑफ स्कोप होगा, वो और बढ़ते चला जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑफ स्कोप विल इंश्योर द विनर विल डोमिनेट रिलेटेड एरिया। सही बात है ना? जैसे अभी देखो गूगल सबसे बेस्ट है तो गूगल का प्रचार ज़्यादा जाता है। एक टाइम आएगा कि बिंग उससे आगे निकल जाएगा तो बिंग का प्रचार ज़्यादा होगा, और बिंग का जितना प्रचार होगा बिंग उतना ही डोमिनेंट फोर्स बन जाएगा वर्ल्ड के लिए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। चाइना इंडोर्सेस एन अनप्रेसिडेंटेड 3rd 5-year टर्म फॉर प्रेसिडेंट। जानते हो ये कई बार पढ़ा चुका हूँ। चाइना ने स्वीकार किया शी जिनपिंग के नेतृत्व को, बोला ठीक है गुरुजी आप ही हैं। ठीक है, वहाँ का जो तुम्हारा झूठों का वो तुम्हारा नेशनल पीपल कांग्रेस है, पार्लियामेंट, वो तो एक तरह से रबर स्टैंप है, और उसने बोल दिया शी जिनपिंग साहब ही रहेंगे। अब वो रहने का मतलब क्या है कि जब तक नली में दम है, उसका नली में जान है, तब तक वो बना रहेगा वो।
क्योंकि ये तो पूरा डिक्टेटर वन पार्टी सिस्टम है। तो वही बात है देखो कि चाइना के पार्लियामेंट ने स्वीकार किया कि थर्ड टर्म है। देखो जबकि चाइना में कहीं संविधान में 2 ही टर्म तक था प्रेसिडेंट। जी जिनपिंग देखो 69 ईयर्स है, ठीक है, फिर 5 साल के लिए चुने गए हैं। सब ने सर्वसम्मति से एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही ना पार्टी है जी, स्वीकार कर लिया गया, यही हमारे लीडर होंगे, ठीक है। माओ जेडोंग देखो उन्होंने 2 टेन्योर तक किया था, उससे भी आगे निकल गया ये। और जो वहाँ का नेशनल पीपल कांग्रेस यानी कि वहाँ का पार्लियामेंट है वो एक तरह से रबर स्टैंप है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगा वही स्वीकार करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसका रहेगा, अभी इसका दबदबा रहेगा, और भी हो सकता है 4th टर्म भी बन सके। अब देखो ये बहुत चौंकाने वाला चीज़ है। आर्सेनिक जानते हो, आर्सेनिक बहुत खतरनाक है कि नहीं, ये बताओ तो, है ना। बहुत बिहार में बहुत है, सही बोल रहे हो। ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ही आर्सेनिक पोल्यूटेंट्स है। आर्सेनिक तुम्हारा जो कंटेमिनेशन है वाटर के साथ, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। अभी देखो क्या पाया गया है कि इंडस वैली यानी कि पाकिस्तान में भी अब एक्चुअल में 10 mcg होना चाहिए, बट देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले, इंडस वैली में पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे 200 mcg पाए गए हैं। इसका मतलब स्थिति बहुत ख़राब है, और वो हंसने वाला चीज़ नहीं है। हमारे इंडिया में खुद स्थिति खराब है, हमारे यदि ईस्टर्न इंडिया का बात करेंगे तो बहुत ख़राब है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो एक तो प्रॉब्लम ये है कि यदि तुम्हारे वाटर में आर्सेनिक है तो ना ही तुमको कोई ऑर्डर आएगा, कोई स्मेल आएगा, ना कोई टेस्ट आएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा, और तुम पी रहे हो। आर्सेनिक है उसके अंदर, ना ही उसका कोई कलर है, ना ही कोई उसका सुगंध है, ना ही कोई उसका टेस्ट है। तो कैसे डिटेक्ट पाए? नॉर्मल आई तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ना ही टेस्ट से डिटेक्ट हो पा रहा है। यहाँ प्रॉब्लम देखो, आर्सेनिक केमिकल एलिमेंट है जिसका ना ऑर्डर है ना टेस्ट है, इसलिए एक लेमन आदमी बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। और हाँ, कुछ ट्रेस क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक आर एसेंशियल, थोड़ा सा हमें चाहिए होता है ह्यूमन डाइट के लिए, बट ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो डेंजरस है हमारे शरीर के लिए। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो आर्सेनिक का तो इसके स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, समझे ना, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है बहुत सारा है ना, हमारा बॉडी सब हार्मोन सब उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है ज़्यादा हुआ तो। हाँ, आर्सेनिक जानते हो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, बट ये तुम्हारा रॉक और सेडिमेंट के साथ अटैच रहता है, लॉक्ड फॉर्म में रहता है। मगर जानते हो कि टू मच तुम पानी निकालोगे एक्वाफाइट्स से, नीचे से निकालोगे तो सब टूट जाता है, टूट के तुम्हारा मिल जाता है, और वही वाटर तुम्हारा ऊपर चला आता है। इसलिए स्टूडेंट सलाह यही दिया आता है कि ज़्यादा एक्सेसिव ना टेबल को घटाना भी नहीं चाहिए, कम ही करना चाहिए, समझ गया। और देखो यहाँ पे इंडिया में दिया गया कि सब जरा आर्सेनिक प्रॉब्लम कहाँ पे, रेड कलर दिया गया है ना, बिहार भी आता है, बंगाल भी आता है, समझ रहे हो। हाँ पूरा है, गंगा पूरा पट्टी पूरा है, देखा आसाम उसाम टोटल है। तो मिलियन केवल इंडिया का बात नहीं है, वर्ल्ड में और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे ग्राउंड वाटर के साथ इस तरह का कंटेमिनेशन है, समझ गए। और ज़्यादातर ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, नेपाल, वियतनाम का प्रॉब्लम है। तो केवल इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड अबाउट योर इंडिया, बाकी कंट्री में भी प्रॉब्लम है। खत्म कर दिए स्टूडेंट डे टू डे करंट अफेयर्स। अब बात करेंगे थोड़ा FDI इनफ्लोज का। देखो थोड़ा सा FDI हमारा लगभग ना थोड़ा सा घटा है ना। देखो अब मतलब अभी तो इसमें दिसंबर दिया गया है, पूरा ईयर का नहीं आया है, मगर दिसंबर के बाद देखोगे तो थोड़ा 9%, 8-9% घटा है, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। FDI फ्लोज डाउन 9%, हाँ लिखा तो है 9% डाउन हुआ है पहले कंपेरिजन में, समझ गए ना। मगर अभी भी अच्छा खासा हमारा FDI है। देखो कितना FDI है, नवंबर दिसंबर ऐसे पूरा मध्य कितना FDI आता है हमारे कंट्री में बताओ तो, लगभग $75 बिलियन। ये करोड़ में दिया गया, मैं बिलियन डॉलर बोलता हूँ। कितना आता है? $75 बिलियन आता है लगभग, सॉरी 80 to 85 आता है लगभग। और फॉरेन रिमिटेंस कितना आता है हमारा? $100 बिलियन, याद है ना। ये मंथ का फिगर दिया गया है स्टूडेंट, मंथ का फिगर दिया गया है, समझे। अप्रैल में कितना आया वो करोड़ में दिया गया है। तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में, देखो दिसंबर के मंथ में कितना आया, लगभग 40,000 करोड़ हमारा FDI आया है इस तरह। दूसरा देखो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ने सबसे ज़्यादा FDI को अट्रैक्ट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। कर्नाटका बहुत पीछे चला गया, पीछे मतलब पहले कंपेरिजन कम हो गया वो, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान लीड किया है। अब देखो महाराष्ट्र हमेशा, राजस्थान होगा उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट के लिए होगा क्या बोलते हैं, सोलर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, समझिए ना। तो बहुत सारा चीज़ होता है इस तरह का। अब देखो IT सर्विस में देखो सबसे ज़्यादा, मतलब हमारे सर्विस में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया है FDI वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, उसके बाद सर्विस सेक्टर है। कंप्यूटर हम देखें ये पहले भी इकोनॉमिक सर्वे में भी,
सब जगह जो FDI अट्रैक्ट करता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, दैट इज अ प्योर IT सेक्टर। उसका फिर सर्विस सेक्टर में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे सर्विस सेक्टर में तुम्हारा डॉक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल, ये सब चीज़ हो जाता है, बहुत सारा चीज़ सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है। आगे देखो 76, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार बढ़ते चला जा रहा है। देखो ना, लगभग देखो 1 लाख का हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुआ था, और उसमें अच्छा खबर क्या है कि 60% जो है वो 2 व्हीलर्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो 4 व्हीलर भी हो सकता है, 3 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है। जो हमारा 1 लाख बिका है इस बार फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 60% 2 व्हीलर बिका है, तो ये अच्छी बात है। और 2 व्हीलर बिकना भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होता है कि मिडिल क्लास ग्रोथ कर रहा है, सही बात है ना। दूसरा देखो 77, देखो 77 में बजट में बताए थे कि चाइना का देखो बजट कितना है, यस आलोक करेक्ट किया था ना इस पर, देखो $73 बिलियन डिफेंस में खर्च करता है भारत, मैं वही चाइना देखो $225 बिलियन, और आज तो हम उसका यूनाइटेड स्टेट्स का भी याद करके आए हैं, $800 बिलियन है यूनाइटेड स्टेट्स का, समझ गए ना। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो हम देखो हमारा प्रोजेक्शन कितना है, तो IMF ने प्रोजेक्ट किया है या तो हम 6 या 7% के ग्रोथ से बढ़ेंगे, और चाइना का देखो 5%, तो हम अच्छा बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट न्यूक्लियर वारहेड्स 160 है, पाकिस्तान का भी वही 160-65 है, और इसके बाद देखो न्यूक्लियर कितना है, न्यूक्लियर वारहेड्स 350 है, देख रहे हो ना तुम लोग। मिलिट्री पर्सनल देखो उसमें भी बहुत आगे है ये सब, है ना, 1.46 लाख होंगे हम लोग, ये 2.18 है। टैंक्स देखो, टैंक्स में लगभग कह सकते हो कंपेरेबल है दोनों का। आर्टिलरी गन्स में बहुत पीछे हैं, हाफ है हम लोग, है ना। कैपिटल वारशिप में देखो बहुत पीछे हैं, और एयरफोर्स एयरक्राफ्ट में देखो, अब तुमको चाइना को जीतना है, जीत पाओगे, देखो तो जरा, बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे है, देख रहे हो ना, बहुत पीछे है। एक तो तुम्हारा डिफेंस ही $72 बिलियन, तुमसे देखो ना 4 टाइम 3 to 4 टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, बाद में नहीं, सबसे ज़्यादा तुम्हारा चाइना, फर्स्ट तुम्हारा ये यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं चाइना होगा सबसे ज़्यादा, सब ज़्यादा चाइना ही है। देखो LNG इंपोर्ट, देखो LNG जो इंपोर्ट है वो घटा है, मगर प्रोडक्शन भी उतना कोई बढ़ा, सॉरी LNG जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है, ठीक है। लगभग 45% जो LNG है, LNG मतलब समझते हो ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, वो हम बाहर से मंगवाते हैं। 45%, मैं पूरा आंकड़ा दे रहा हूँ, 45% LNG हम बाहर से मंगवाते हैं, और कंट्री में जो प्रोडक्शन होना चाहिए था अपना, वो भी उतना नहीं है, वो भी घटा है। तो देख सकते हो तुम प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स, देखो तो प्रोडक्शन घट रहा है ना, दिख रहा है तुम लोग को। फाइनेंशियल ईयर 2020 देखो, 2020 के कंपेयर में 22 देखो, तो 22 में चलो ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा है, मगर ये अप्रैल और जनवरी का देखोगे, चलो ये फिगर गलत हो जाएगा, इसका कंपेयर करते हैं। मगर तुम 22 का भी कंपेयर करोगे 23 से, चलो फिगर पूरा नहीं आया है, उसके बाद भी तुमको बहुत डिक्लाइनिंग दिखेगा, थोड़ा सा 3 महीना का जुड़ेगा तो वो तो बराबर नहीं जाने वाला है। प्रोडक्शन हमारा नहीं हो रहा, सिंपल टर्म में प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। और क्रूड ऑयल पे मैं क्या बात करूँ, क्रूड ऑयल पे तो जानते हो कि 85% हम डिपेंडेंट है बाहर से, और LNG पे लगभग 45% डिपेंडेंट है, लूजली टर्म में समझो। ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम, जानते हो ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम, कई बार बता चुके हैं क्लास में। पहले क्या था कि तुम्हारा 2004 से पहले जो भी पेंशन था उसमें भारत सरकार बोलती थी कि आप रिटायर हो जाओगे तो आपको 50% मिल जाएगा, यानी कि पहले उसका 15,000 कमाई होता था या 20,000 कमाई होता था, 10,000 उसको पेंशन मिलता था। मगर न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया, ये चीज़ को कम कर दिया गया है। न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा अब एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा अपना पैसा, और सरकार भी कुछ देगी और ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ देगा, उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। मगर बहुत सारे स्टेट जो है, मूर्ख स्टेट बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम चलाएंगे, जैसे पंजाब में हुआ, बताए थे ना, पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में। तो इससे जो फ्यूचर जनरेशन का जो पीपल है उस पर असर पड़ेगा, क्यों, पैसा हमसे ही टैक्स उठाएगा और ये लोग को पेंशन देगा। तो इससे और ऐसे भी जानते हो कि तुम लोगों को कई बार FRBM में भी बताया गया कि रेवेन्यू डिफिसिट जो है इट मस्ट बी ब्रॉट टू जीरो, तो जितना पेंशन दोगे उतना रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ते चला जाएगा तुम्हारा। तो ये प्रॉब्लम है, पढ़ लेना, वही चीज़ सब चीज़ बता दिया मैंने। आगे देखो रैंडम थॉट्स, ये पढ़ चुके हो तुम लोग एडिटोरियल्स में। लगभग 2/3 वर्ल्ड का जो ओशन है वो तुम्हारा इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है, तो गलत हो गया, 1/3 लिखा है, समझ गए ना। पढ़े हो ना तुम लोग, बताए हैं, मगर अभी तक 1% ही प्रोटेक्टेड एरियाज 1%, और इसको बढ़ाने का बात किया गया है। 242 देखो क्या, अच्छा तुम लोग आंसर दो तो जरा, बताओ तो, ABCD क्या सब इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, बताओ जरा। C और D करता है, A और B करता है, C और D नहीं करता है। C और D कैटलॉग कर रहा होता है, बताए थे। और A और B में भी जो सबसे खतरनाक है A है,
और इन्फ्लुएंजा ए ही तुम्हारा एच और एन का कॉम्बिनेशन होता है। बताए तो है क्लास में, भूल गया क्या तुम लोग? और देखो इन्फ्लुएंजा ए ही है जो पेंडेमिक का रूप ले सकता है, इन्फ्लुएंजा ए है। और जो पेंडेमिक का जो रूप लिया है H3N2 वो तुम्हारा क्या इन्फ्लुएंजा ए ही है। तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ए और बी इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है बट सी और डी नहीं करता है, सी और डी कैटल को करता है। समझ गए ना? बी पेंडेमिक नहीं हो सकता है, ए पेंडेमिक होगा। पेंडेमिक मतलब क्या हुआ तुम्हारा, एक जगह से दूसरे स्टेट में चला गया, दूसरे जगह भी जा सकता है। और जितने भी एच और एन का जो कॉम्बिनेशन बनता है, एच कितने टाइप के हो सकते हैं? एच प्रोटीन जो भारत से अटैच होता है 18 टाइप का, और एन 11 टाइप। तो मैक्सिमम अभी तक कितना कॉम्बिनेशन देखा गया है नेचर में? 130। आने वाले समय में और भी देखा जा सकता है। समझ गए? दूसरा देखो, क्या जो विक्टोरिया लीनेज वायरस और यामागाटा लीनेज वायरस क्या एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस का? आंसर पीछे मत देखना, ये बी टाइप का है, ये बी टाइप है। समझे? ये गलत है तुम्हारा। बताए थे ना 2 टाइप का होता है बी भी, ये एडिटोरियल्स में दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, ये टाइप बी होगा। टाइप बी का मतलब क्या है? टाइप ए ही तुम्हारा एच और एन है, टाइप बी तुम्हारा एच और एन टाइप नहीं होता, दूसरा फ्लू है, वो दूसरा चीज़ है, इन्फ्लुएंजा दूसरा है। देखो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाओगे तो क्या तुमको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1 साल मिलेगा तुमको। क्यों? क्यों बोलो तो रीअसॉर्टमेंट होता है। बताए थे रीअसॉर्टमेंट का मतलब? हाँ, जो स्वैप कर लेगा जीन। जैसे हमको हुआ इधर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, इधर से भी आ गया, क्योंकि जानते हो इन्फ्लुएंजा ये तो बहुत टाइप का हो सकता है, उसका बहुत वेरिएशन है। 130 का पाया गया है, एक हो गया H3N2 हो गया हमको, और दूसरा भी हो गया लेट्स से। तो जेनेटिक जो है वो स्वैप कर लेगा, जब स्वैप कर लेगा तो वैक्सीन तुम्हारा इनएफेक्टिव हो जाएगा। समझ गए? तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो इंडियन एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है न्यूट्री सीरियल्स का, जो श्री अन्ना है, अनडाउटली तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लोबल, और 60% हमारा कंट्रीब्यूशन है श्री अन्ना में। बताए थे एडिटोरियल्स में। आगे देखो, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, इसको मीरा कहा जाता है। बिल्कुल ये इनिशिएटिव है G20 का। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बाबू, इस बार G20 भी आएगा एग्जाम में, क्योंकि G20 मिला है भारत को प्रेसिडेंसी। वो पूछेगा ही पूछेगा G20 से, पढ़ लेना अच्छे से G20 कौन सा कंट्री है, कब इसका स्टार्ट हुआ, क्या हुआ है वो। और दूसरा भारत का जो तुम्हारा प्रयास है मीरा, बिल्कुल इनिशिएटिव है G20 का। देखो रेबीज या KFD या येलो फीवर, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है वायरल जूनोसिस का। सही बात है ये। हाँ, मुद्रा लोन्स याद करो। मुद्रा लोन्स भी 3 तरह का होता है, एक शिशु लोन होता है, एक किशोर होता है, एक तरुण होता है। शिशु लोन में कितना दिया जाएगा आदमी को? 50,000 दिया जाएगा। किशोर में कितना? 50,000 से 5 लाख तक। तरुण मतलब 5 लाख से 10 लाख। करेक्ट स्टेटमेंट मुद्रा लोन के अंदर आया था ये, और ये पूछा भी गया था यूपीएससी। ये जब 2015 में आया था प्रोग्राम, 2016 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था ये। आगे देखो, फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग याद है तुम लोग को? याद है? फ्रेंड शोरिंग मतलब जिसके साथ आइडियोलॉजी मिलता है, अपने टाइप का सिस्टम है, उसमें क्या किए? उसको फेवर किए। हाँ, तो वही सोर्सिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल जो मंगवा रहे हैं या अपना इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं कौन सा कंट्री पे, जो सोशल और पॉलिटिकल वैल्यूज सिमिलर रखता हो, यानी कि सेम टाइप का कंट्री हो, दैट्स कॉल्ड फ्रेंड शोरिंग। अब फ्रेंड शोरिंग तुम लोग जो पढ़ा था उसमें इंडस्ट्री शिफ्ट करने का बात था। मैं ये चीज़ ये भी हो सकता है कि हम चाइना से बल्क ड्रग्स नहीं मंगवाएंगे, हम जापान से मंगवाएंगे, ये भी हो सकता है फ्रेंड शोरिंग का एग्जाम्पल। समझ गए ना? अब ये देखो, ये भी सही बात है। जो रिसेंटली अमेंडेड रूल्स है उसमें जितने भी NPOs है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अपडेटेड। दर्पण पोर्टल पे जितने भी NPOs है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपने आप को अपडेट करवाना होगा नीति आयोग का जो दर्पण पोर्टल है उस पर। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट अभी आया था कुछ महीना पहले। जो पेटेंट वेवर याद है कोविड का, देखो जो पेटेंट वेवर है कोविड वैक्सीन पे, ये अवेलेबल होता है 5 साल के लिए। जो वेवर दिया गया था ना, तो ऊपर चला था ना WTO में बहुत सारा मांग, तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुमको पता होगा कि WTO मांग उठ रहा था ना कि वेवर दे दो इस पर। हाँ, 2 साल पहले का न्यूज़ है स्टूडेंट, नहीं समझ में आएगा तुम लोग को भी। देखो ये पेटेंट जो वेवर था कोविड, ये अवेलेबल था 5 साल के लिए, और इसमें जितने भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज वाले हैं वो बाईपास कर सकते हैं पेटेंट प्रोटेक्शंस को और अपना यूज़ कर सकते हैं। वो डोमेस्टिक यूज़ भी कर सकते हैं, और डोमेस्टिक यूज़ होने के बाद वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये वेवर दे दिया, वो भी बहुत मुश्किल से वेवर है, जब आदमी मर गया, जान निकल गया, तब आया था वेवर ये। और इंडिया और साउथ अफ्रीका गया था ना WTO में, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। भारत में क्या प्राइवेट सेक्टर ओपियम पॉपी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और स्टेट से पहले परमिशन लेना होगा आपको। क्यों? ओपियम बाबू हफीम खाली पी के सोने का चीज़ नहीं है, हफीम से इलाज भी होता है, मेडिसिन में भी। तुम लोगों को पता नहीं है, जो बहुत सारे मतलब ये चीज़ नहीं है जो बोलने वाला, वो तो पता है मेडिसिन में यूज़ होता है। कई लोग ना हकलाते हैं, जानते हो ना हकलाने वाला? गांजा पी लेगा मस्त, काहे का हकलाएगा वो, तब तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना,
फुल कॉन्फिडेंस, वो संदीप महेश्वरी का भी कान काट देगा वो। तो यानी कि गांजा तुम्हारा क्या है, वो थेरेपेटिक्स है, वो दवाई के रूप में बोल रहा हूँ, दवाई के रूप में बात कर रहा हूँ मैं मज़े के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे लोग स्टैम्पिड होता है ना, बोलने में दिक्कत होता है, बोलने में वो अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता है, तो उस समय थेरेपेटिक यूज़ में किया आता, बहुत इसका यूजेस है। देखो ना, अब तुम कोई सेवन किया होगा यहाँ से या नहीं भी किया होगा तुम लोग, ठीक है ना, आलोक का चेहरा देखे तो लगता है मैं नहीं किया होगा, मजाक करें, बिल्कुल नहीं करना। यूपीएससी वालों को खाली पढ़ना है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैं इतना ना पढ़ लोगे ना, करने से भी ज़्यादा लगेगा किए हैं, इस लेवल पर चले जाओगे। अब देखो ओपीएम जो है ना, ओपीएम को लेकर बहुत डिबेट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट दो भाग में टूट गया, और कई राज्य है जहाँ पे लीगलाइज है अभी भी। यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट्स है ना जी, बहुत सारे स्टेट में लीगलाइज है। अब इंडिया में देखो, इंडिया मैं लिटरली बताऊँ, गांजा कई गुना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे दारू से, मैं लिख के देता हूँ ये चीज़, और इसके पीछे मेरा आधार है। कैसे बोलो, गांजा हमारे संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं कुंभ मेला में जाओ, कहीं बाबा धाम में जाओ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस बता रहा हूँ। कुंभ मेला में जाओ, बाबा धाम में जाओ, मस्त बाबा का भक्त, हानिकारक जो भी हो, मैं बता रहा हूँ तुमको, बात समझो ना मेरा। यानी कि कल्चरली उस चीज़ का सेवन करते हुए, जैसे भांग देखो, भांग भी तो उसी का ब्रीड है। भांग और गांजा सेम है, अलग अलग पौधा है, मतलब सेम प्रजाति है उन लोग का, कैनेडी से ही ये सब तुम्हारा मारिजुआना ही टाइप का है ये सब। हाँ, पत्ता भी सेम टाइप का रहेगा, समझ रहे हो ना। बट इससे जो मेडिसिन बनता है वो भी बहुत खतरनाक बनता है। चलो ठीक है, प्रायर टू, देखो रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले अनडाउटली रसिया जो था वो वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर था व्हीट का और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। अभी मार्केट कम हो गया है क्योंकि अटैक के वजह से। आगे देखो, ये देख लो, रिटर्न्स ऑफ सम स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर लिंक्ड टू द मार्केट यील्ड्स ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद अ टाइम लैग एंड आर फिक्स्ड बाय द क्वार्टरली बेसिस विद अ स्प्रेड ऑफ 0 to 100 basis points over and above G6 yields of comparable maturity। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसका आंसर नहीं है, मैं दे देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसका जो रिटर्न्स होगा इट मस्ट बी लिंक्ड, इसको लिंक किया जाएगा, तुम्हारा गवर्नमेंट का जो भी बॉन्ड होगा ना उसके साथ लिंक किया जाएगा, समझे, बस इतना ही समझो। आगे देखो 255 किसान क्रेडिट कार्ड। देखो किसान क्रेडिट कार्ड, सही बात है ना, अब तो बहुत सारे लोग को मिलता है, नॉट ओनली टेनेंट फार्मर्स बट ऑल्सो द ओरल लेसी। और यानी कि कोई बोल दिया कि चलो भाई इसका भी है, मतलब कोई है ना, जैसे मान लो कि जिसका किसान, जैसे होता क्या, किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स लोग हैं, बेचारे पास ज़मीन नहीं है, ना ही तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम था, ऐसे लोग को भी मिल सकता है, समझ गए ना। हाँ, यानी किसान क्रेडिट कार्ड अलाउड फॉर नॉट ओनली टेनेंट फार्मर्स बट ऑल्सो फॉर द ओरल लेसीज एंड इन केस ऑफ ओरल लेसी विटनेस इज मैंडेटरी। यानी कि जो विटनेस होगा कि हाँ ठीक है इसका है बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको भी मिल जाएगा। हाँ, बायो इंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो इंक ऐसा मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता है तुम्हारा ये तुम्हारा ये लाइव टिश्यूज़ बनाने में। 3D प्रिंटिंग यूज़ करके ना तुम लाइव टिश्यू बना सकते हो। लाइव टिश्यू मतलब क्या कि हूबहू वही चीज़ बना दोगे तुम विद द हेल्प ऑफ योर बायो इंक। अब बायो इंक पे सवाल पूछा है 2020 और 21 में, हाँ पूछा है, बिल्कुल पूछा है, जाके देख सकते हो, उसमें 4-5 ऑप्शंस हैं, बोला कि बायो इंक से क्या क्या हो सकता है। इनफैक्ट 3D प्रिंटिंग से ही पूछा है, यानी कि 3D प्रिंटिंग के हेल्प से, समझो 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब दिखेगा तुमको, एकदम हूबहू दिखेगा। जैसे अभी ये पेंटिंग 2D है, 2D है, उसमें 3D दिखता है। तो बायो इंक क्या है, तुम्हारे 3D पेंटिंग को यूज़ करके ना कोई भी लिविंग टिश्यूज़ को बना सकता है। लिविंग टिश्यूज़ का मतलब क्या कि अब देखो सेल से क्या बनता है स्टूडेंट, सेल से टिश्यूज़ बनता है और टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है और ऑर्गन से हमारा शरीर बन जाएगा, जो किडनी है हमारा ऑर्गन है, तो उस लेवल पे हम बना सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट देखो ये तो जानते हो, NARCL, IDRCL, NABID कितना पढ़ाए हैं क्लास में। हाँ, गवर्नमेंट तो बोला है कि बैक स्टॉप अरेंजमेंट देने के लिए तैयार है हम, और जो भी लाइबिलिटी तो हम देख लेंगे। और जानते हो कि FRBM में क्या बोला गया था, 0.5% ही आप कर सकते हो, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, बोला ना कि कंटीजेंट लाइबिलिटी जो सेंटर का है वो विदिन है, विदिन नहीं है, वो 2 to 3% हो गया GDP का, इसलिए स्टेटमेंट वो गलत हो गया। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटिटी है, देखो कितना खतरनाक पूछा गया। बिल्कुल, ग्राम सभा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटिटी है। क्यों, 73rd 74th का हिसाब से बनाया गया है, कल पढ़ेंगे पंचायती राज। तो देखो ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटिटी है जिसका अपना ही लेजिस्लेटिव, सुपरविजन और एग्जीक्यूटिव पावर होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ग्राम सभा एक तरह से पार्लियामेंट ही है जो अपने स्टैंडिंग कमेटी को भी बनाता है,
ठीक है, ताकि गवर्नमेंट का उसमें टू सुपरवाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व इन द, यानी कि जो भी स्कीम्स है। और इतना ही नहीं, वो 5 पंचवर्षीय योजना भी चलाता है। 5 ईयर्स में ब्रॉडर प्लान क्या क्या होना चाहिए वो भी ग्राम सभा तय करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी बताओ, जितने भी जानते हो कि ओपीएम सब जगह कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अफगानिस्तान। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल ओपियम डिमांड इज मेड बाय द अफगानिस्तान थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम। इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रायंगल कैसे बोलोगे गधा? ये क्या है, कौन सा जगह अफगानिस्तान, कौन सा क्या बोला जाता है? एक तुम्हारा गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल है, हाँ बिल्कुल, सॉरी, उसी बीच में हम लोग सैंडविच है। ओके ठीक, समझ गए। तो इधर अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो गोल्डन ट्रायंगल है अफगानिस्तान का, उसका एरिया बहुत सारा जगह से मिला हुआ है, ईरान से भी मिला हुआ है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लगभग वहाँ तो वर्ल्ड में 60 से लेकर 70% वहीं से प्रोड्यूस होता है। दैट्स इट।